सीरिया से लेकर गाजा तक, यूक्रेन से लेकर तेहरान तक, हर जगह सिर्फ दो बातें चल रही हैं यार कि असली दुश्मन कौन है, पहले किसे खत्म किया जाए। यहां ईरान और रशिया एक साथ आए तो अमेरिका और इजराइल ने एक कोल्ड वॉर को ब्लड वॉर में बदल दिया। यार ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये आने वाले विश्व युद्ध की शुरुआत है। इस युद्ध का एशिया पर क्या असर पड़ेगा, हिंदुस्तान क्या रिएक्शन लेगा, ये हम सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या मोसाद को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है यार? क्या मोसाद के एजेंट कोई भगवान है, कोई जिन है, या कोई आत्मा है, या कोई सुपर शक्ति है जिन्हें हर चीज पता चल जाता है? उन्हें पता चलता है कि यार ईरान के टॉप कमांडर कहां पर रुके हुए हैं और वो 15 तारीख को एक एयर स्ट्राइक पर 7 कमांडर्स को मार देते हैं यार। उन्हें कैसे पता चलता है कि मुहसिन फखरजादी जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो किस गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हैं और 1500 किलोमीटर दूर से मोसाद उन्हें टारगेट करता है? उन्हें कैसे पता चलता है कि इस्माइल हानिया कौन से गेस्ट हाउस में, किस कमरे के अंदर, किस बेड पर सोने वाले हैं? ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दुनिया के अंदर मोसाद सिर्फ एक ही चीज फॉलो करता है, दिस इज नॉट ए वॉर ऑफ वेपन्स, दिस इज वॉर ऑफ डिसेप्शंस, बिकॉज मोसाद ऑलवेज बिलीव बाय वे ऑफ डिसेप्शंस तो शॉल्ट्स डू वॉर। अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं तो वो है कि तू दुश्मन से सीधा नहीं लड़ेगा, भ्रम फैलाएगा, उसको धोखे में रखेगा, और जब दुश्मन को यकीन हो जाएगा कि वो सेफ है तब तू उस पर अटैक करके उसे खत्म करेगा। ये थॉट है मोसाद का, इसी सिद्धांत पर काम करता है मोसाद। लेकिन आपको क्या लग रहा है यार कि इतना बड़ा मिडिल ईस्ट में जो हलचल चल रही है, और रशिया और यूक्रेन का लगातार वॉर हो रहा है, और लगातार इजराइल और ईरान का युद्ध, ये एक ही दिन के अंदर पॉसिबल है? यार आज हम लोग भी अगर हमारे पड़ोसी से हमारा झगड़ा होता है ना तो हम प्लान करते हैं यार एकदम से पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मौका ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने अपने पड़ोसी को नुकसान किया तो कल वो भी पुलिस स्टेशन में जाएगा और हमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स। यहां तो बात देशों की है यार। अगर आज मैं आपको इस ईरान और इजराइल का वॉर समझाऊं तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो आज आप इजराइल और इस ईरान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट, पूरे वॉर को समझ जाओगे इसके पीछे कौन है। यार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम क्षण में था तो क्या होता है, 1 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिस ऑपरेशन का नाम था अनथिंकेबल। कितना मुश्किल नाम है ना यार। अब सोचो कि ये वो नाम है जो आपको इतिहास के पन्नों पर मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को इस ऑपरेशन का नाम ही नहीं पता, और मुझे इसका नाम भी पता, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो कितना मुश्किल शब्द है ना यार, अनथिंकेबल मतलब अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते यार। इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च किया पता आपको? इस ऑपरेशन को चर्चिल यानी कि MI6 जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। मैं क्यों बोल रहा हूं दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी? क्योंकि जिस ब्रिटेन का, जिन अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, और आज 2025 में आप हमेशा सुनते हैं यार कि ISI टेररिज्म, मोसाद दिन रात ऑपरेशन कर रहा है, CIA दुनिया की सरकार पलट दी, लेकिन आप कभी MI6 का नाम ही नहीं सुनते यार। क्या वो अंग्रेज शांत रह सकते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया है? तो कुछ ऑपरेशन पर्दे के पीछे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन कई देशों को इतिहास के पन्नों से मिटा देते हैं यार। तो यही वो ऑपरेशन था जो 1945 से चल रहा है और आज भी लगातार चल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आज भी लगातार चल रहा है, आप धीरे धीरे समझोगे। इस ऑपरेशन का पहला टास्क क्या था MI6 का? इनका पहला मकसद था कि वो सारे देश जिन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा, मतलब नाजियों के खिलाफ युद्ध लड़ा, अब उन सबको क्या करो, आपस में लड़ा दो, क्योंकि वो पावरफुल नहीं बनने चाहिए। इनका पहला मकसद था USSR को खत्म करना, क्योंकि इन्हें पता था कि USSR आने वाले टाइम में इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनेगा। तो MI6 के इस ऑपरेशन के लगातार चलते हुए 1991 में USSR टूट गया यार। और जब USSR टूट गया ना, तो ब्रिटेन की MI6 या CIA को यह नहीं पता था कि रशिया भी एक निकलकर आगे चल के इतना पावरफुल बनेगा। और रशिया धीरे धीरे पावरफुल बना, रशिया की इकोनॉमी पावरफुल बनी, और रशिया धीरे धीरे क्या किया, दुनिया पर अपना होल्ड जमाता गया। लेकिन MI6 रशिया को किसी भी कीमत पर पावर में नहीं देखना चाहता था यार। अब उसे किसी भी कीमत पर रशिया को भी खत्म करना था। तो MI6 और CIA ने मिलकर ऑपरेशन कि किसी भी कीमत पर क्या करना है, रशिया को बैकफुट फेंकना है।
और उन्होंने मोहरा किसको बनाया? मोहरा बनाया यूक्रेन को। और यूक्रेन को बोला कि यार आप नाटो के साथ जुड़ जाओ करके। यूक्रेन को ऑफर अच्छा लगा यार, उसने कहा ठीक है यार, बड़े बड़े पावरफुल देश मेरे से मिल लेंगे तो मैं भी पावरफुल में आ जाऊंगा। लेकिन रशिया कभी नहीं चाहता था यार, रशिया चाहता ही नहीं था कि वेस्ट नाटो आके उसके दरवाजे पर रहे। रशिया ने इसका विरोध किया, लेकिन यूक्रेन ने बोला नहीं भाई, मेरे पीछे तो पावरफुल देश है यार। लेकिन यूक्रेन को कभी नहीं पता था कि वो एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज हो रहा है, और अगेंस्ट कर दिया रशिया के। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने डायरेक्ट वॉर स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के खिलाफ। और आज भी यूक्रेन का वॉर चल रहा है यार, ये वॉर नहीं रुका। इसमें लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों सैनिक शहीद हो गए, पूरी इकोनॉमिक क्रश हो गई। आपको पता है यूक्रेन 100 साल पीछे चला गया यार। अगर आज आप यूक्रेन का मलबा उठाने भी जाओगे ना तो 50 साल तो यूक्रेन के मलबा उठाने को लग जाएंगे यार। लेकिन ना ब्रिटेन को कोई फर्क पड़ा, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ा, बस यूक्रेन तबाह हो गया। हाँ बेशक फर्क पड़ा रशिया को, रशिया धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन रशिया फिर भी फाइट कर रहा था यार। यहीं पर गलती क्या करता है ईरान? ईरान की सबसे बड़ी गलती, ईरान ने क्या किया? ड्रोन से मदद करनी शुरू कर दी रशिया की। तो मैंने आपको बोला कि ऑपरेशन एंथिकेबल तो आज भी चल रहा था, और उन्हें लगा कि अगर डायरेक्ट ईरान रशिया की मदद में आया तो फिर रशिया पावरफुल में रहेगा यार, फिर रशिया को खत्म नहीं कर पाएंगे। कैसे करके रशिया को कमजोर किया जाए? लेकिन कमजोर हम रशिया को कैसे करेंगे? जब ईरान को खत्म करेंगे, या जब ईरान या तो खुद को बचा ले या रशिया को सपोर्ट कर ले, दोनों चीज एक ही हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ईरान की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं, ताकि आज के ईरान को और इजराइल और ईरान के युद्ध को समझ पाओ। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं यार, 1979 तक सब कुछ बढ़िया था, ईरान की कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो यूएस की गवर्नमेंट थी यार, यूएस को सपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 में यार ईरान में क्रांति होती है, ठीक है, ईरान की सरकार बदलती है और वहां के नए प्रधानमंत्री बनते हैं यार खुमानी, ठीक है। और खुमानी ने सीधे बोल दिया भाई कि अमेरिका हो या इजराइल हो, ये शैतान के बच्चे हैं यार, ठीक है। यहीं से क्या होता है, पहली बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ईरान का यूएस के साथ, और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यार। हर बार ईरान और अमेरिका या इजराइल ये सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन 2015 के अंदर ईरान को एक ऑफर दिया गया, और ईरान को बोला यार कि ठीक है, तुम्हें परमाणु बम बनाना बंद कर दो भाई, ये न्यूक्लियर बम बंद कर दो, ठीक है। और ये 5 देशों ने 5+1 ने दिया कि आप बंद करो यूक्रेन ये परमाणु बम बनाना, तो हम आपके ऊपर से सारे संशय हटा देंगे। तो बिल्कुल भाई यार, ईरान को क्या चाहिए था? ईरान ने बोला यार आप मेरे ऊपर से सारे संशय हटा दो तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई परमाणु बम। तो 14 जुलाई को एक इनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, जहां ईरान साइन करता है, और ईरान के ऊपर से सारे संशय हटा दिए जाते हैं यार। एक बढ़िया तरीके से ईरान को बिजनेस मिल रहा था, ईरान धीरे धीरे पावरफुल बन रहा था। लेकिन ईरान ने भी एक गलती करी, जो है ईरान क्या हुआ यार, ईरान कभी डायरेक्ट वॉर नहीं करता। ईरान देखिए महोदय, जवानी, जोश और जख्म तीनों एक साथ झेल रहे हैं, और अगर इस बीच आपने उंगली की तो फिर विनाश तय है।